Vande Mataram, dear students. Today we have to start fifth part of the chapter टिक टिक टिक. आज हम देखेंगे हॉलीडेज आर फन. हॉलीडेज में फन ही होता है. आप सबको तो एंजॉय होता है ना हॉलीडे हुआ तो. उसी तरह से देखिए आतिफ्स हॉलीडे हैड बेगन. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. Atif's holiday had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Shabana. So he wrote her a letter. आतिफ के जो हॉलीडे से वो स्टार्ट होने वाले थे उसके लिए बहुत एक्साइटेड था. तो वो उसने क्या किया, अपनी कज़न है शबाना, उसको लेटर में कहा, अपने प्लान्स बताए. तो उसने लेटर लिखा यहाँ पे अजमेर 1/5/2006. Dear Shabana Appa, hello, how are you? I am fine here. Appa, my holiday has started from today. I am going to my nanny's place on 5/5/2006. I will be back on 20/5/2006. My school will reopen open on 30/6/2006. When does your school close? Why don't you come here? We will have great fun. बाय फॉर नाउ. आतिफ ने अपनी शबाना आपा को लेटर लिखा कि मेरी स्कूल की छुट्टियां होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, कि 5/5/6 नहीं, वो नानी के यहाँ जाने वाला है 5/5/2006 को और रिटर्न आने वाला है कि 20/5/2006 को. तो उसकी स्कूल कब स्टार्ट होने वाली है? 30/6/2006 को उसकी स्कूल स्टार्ट होने वाली है. तो आपको अगर वेकेशन हो तो आप भी आ जाइए. इस तरह से उसने इसे लेटर लिखा. देन शबाना हु स्टे इन नागपुर गॉट दिस लेटर ऑन 6/5/2006. वो शबाना नागपुर रहती थी, उसने अजमेर से लेटर लिखा. किसने? आतिफ ने. और उसको कब मिला? 6/5/2006 को और लेटर मिला. तो फिर उसके ऊपर शबाना ने आतिफ को लेटर लिखा. कौन से डेट को? 7/5/2006 को नागपुर से. कि डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर. आई गॉट योर लेटर एस्टरडे. हैप्पी holidays. My school will close on 1st June 2006. It will reopen on 10th August. शबाना ने कहा कि मुझे कल ही लेटर मिला और मेरी स्कूल कब क्लोज होने वाली है कि 1 जून 2006 को उसकी स्कूल क्लोज होने वाले है. और रीओपन कब होने वाली है? 10th अगस्त को वो रीओपन होगी, स्टार्ट होगी. इट विल गो ऑन स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7/6/2006. तो उसकी जो स्कूल ट्रिप है गोवा जाने वाली है वो कब रिटर्न होने वाली है? 7/6/2006 को. आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट. जब वो पिकनिक से आ जाएगी तब वो ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट. तो मैं तब अजमेर आऊँगी. ऐसे उसने रिटर्न लेटर लिखा. आतिफ wrote his letter on 1/5/2006. You remember how we write a date in number? आतिफ ने कैसे डेट लिखी थी? 1/5/2006. आप उसको कैसे लिख सकते हैं? और देखिए 1/5/2006 को किस तरह से लिख सकते हैं? 1 May 2006. नाउ राइट विच डेट दिस स्टैंड्स फॉर. अब देखिए जो इस तरह के डेट दिए ना उसको हमें इस तरह से मंथ लिखनी है. जैसे 5/5/2006 है तो 5 May 2006. 20/5/2006 है तो 5th मंथ कौन सा होता है? 20 May 2006. 7/6/2006. 6 मंथ कौन सा होता है? जून. तो 7 June 2006. 1 2007. तो 1 January 2007. इस तरह से हम लिख सकते हैं. देन अभी नीचे दिया हुआ है कि राइट दीज डेट्स इन नंबर. अब हमने नंबर में थी तो उसको इस तरह से लिखी मंथ लिखकर. अब इसको नंबर्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 जून का जून मंथ मतलब 6 और 2006 मतलब 06. 30
5/06 मतलब 30 मई 2006, 10 अगस्त 2007 मतलब 10/8/07। इस तरह से हम लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। जो लेटर अजमेर से नागपुर पहुंचा तो उसको कितना टाइम लगा पहुंचने के लिए। तो कितना टाइम लगा, उसने कब लिखा था आतिफ ने लेटर, आतिफ ने अजमेर से लिखा तो कितनी डेट को लिखा था, 1/5/2006 को उसने अजमेर से लिखा। और नागपुर कब पहुंचा, वो कौन से डेट को पहुंचा कि 6/5/2006 को वो लेटर पहुंचा। मतलब कितने डेज लगे, 5 डेज टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। आतिफ अपने नानी के यहाँ कितना टाइम स्पेंड करने वाला था। तो आतिफ की जो कब जाने वाला था, 5/5 को जाने वाला था, वो 5/5/2006 को जाने वाला था। एंड रिटर्न कब आने वाला था, 20/5/2006 को। मतलब कितने दिन रहने वाला था, 20 - 5 15 डेज, 15 डेज स्पेंड करने वाला था वो नानी के यहाँ। ओके, देन फिल इन द टेबल। यहाँ पे आपको टेबल फिल करना है। शबानाज हॉलीडे कब से स्टार्ट होने वाले थे और कब तक थे, और उसको कितने दिन के वेकेशन थे। तो शबाना के हॉलीडे कब से स्टार्ट होने वाले थे, 1 जून से स्टार्ट होने वाले थे। तो 1 जून 2006 कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो 2006 को उसके वेकेशन स्टार्ट होने वाले थे, हॉलीडेज। और कब तक थे उसके हॉलीडेज, तो 10 अगस्त 2006 मतलब 70 डेज के उसके हॉलीडेज थे, जून से लेकर अगस्त तक के। 1 जून से 10 अगस्त तक के उसके वेकेशन मतलब 70 डेज के हॉलीडे। आतिफ के हॉलीडे कब स्टार्ट होने वाले थे, तो 1 मई 2006 को। और कब तक थे, तो 30 जून 2006 मतलब इसके वेकेशन इसके हॉलीडेज कब तक थे, 60 डेज के थे। आप इसको काउंट करके देख सकते हैं। हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडे, शबानाज और आतिफ। तो शबाना के हॉलीडे 70 डेज के हैं, तो ऑब्वियसली शबाना के हॉलीडे क्या है, लॉन्गर। विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके स्कूल के जो लॉन्ग हॉलीडेज होते हैं उसके यहाँ पे लिस्ट बनानी है। जैसे समर में हॉलीडे होते कितने डेट से लेकर कितने डेट तक होते और कितने डेज के हो गए, फिर उसको लिखना है। फिर ऑटम ब्रेक के कब होते हैं, देन विंटर, एंड देन हॉलीडे आफ्टर द एग्ज़ाम। ये आपको खुद फिलअप करना है। यहाँ से डेट लिखना है जब से स्टार्ट होते हैं और जब तक होते हैं, और उसके काउंट करके डेज यहाँ पे लिखने हैं। On 15 May 2006, Chandran went to a shop to buy butter. 15 मई 2006 को चंद्रन शॉप में बटर लेने के लिए गया। ही चेक द पैक टू सी इफ दिस बटर वॉज सेफ टू ईट। तो उसने पैक के ऊपर चेक किया कि ये बटर खाने के लिए सेफ है या नहीं। तो इट वॉज रिटर्न ऑन द पैकेट। तो पैकेट में क्या लिखा था कि बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, कि 180 डेज के अंदर इसको फिनिश करना है पैकिंग से। तो देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, इट वॉज 15/1/2006। जब उसने डेट चेक की तो क्या डेट थी वहाँ पे, 15/1/2006। हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। अब हमें बताना है कि वो ये बटर ले सकता है या नहीं। तो इन विच मंथ वॉज द बटर पैक, बटर कब पैक हुआ, 15/1/2006 को जो है वो बटर पैक हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15/1/6। विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/2006।
2006। तो अब हमें क्या करना है कि 180 डेज कब होते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो वो मैंने नोटबुक में किया है। देखिए यहाँ पे वी विल कैलकुलेट 15 के जो उसके पैकिंग डेट है, तो हम 16 से लेकर काउंट करेंगे। वी विल कैलकुलेट 16/1/2006 से हम काउंट करेंगे। तो 16 जनवरी से लेकर 1 है ना, मतलब जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कितने हो गए? 16 डेज हो गए। देन 1 जनवरी से 28 जनवरी 2006 में 28 डेज थे, तो कितने डेज हो गए? 28 डेज हो गए। देन 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो 31 डेज हो गए। फिर 1 अप्रैल टू 31 अप्रैल 30 डेज। देन 1 मई टू 31 मई 31 डेज। 1 जून टू 30 जून 30 डेज। तो टोटल कितने डेज हो गए हम काउंट करते हैं अभी। 6 + 8 कितने हो गए? 8 9 10 14 15 16। तो यहाँ पे आएंगे 6, फिर 1 1 + 1 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने हो गए? 166 डेज हो गए। पर उस पर क्या लिखा था? एक्सपायरी डेट कब लिखी थी? 180 डेज की। तो हम नाउ क्या करेंगे? हम 180 डेज माइनस 166 डेज। तो कितने डेज हो गए? 14 डेज अभी बाकी है। तो 14 डेज कब हो जाएंगे? 1 जुलाई से 14 जुलाई तक 14 डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी इसकी डेट कितनी है? 14 जुलाई 2006 की इसकी एक्सपायरी डेट है। 180 डेज तब उसको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। देन कैन चंद्रन ईट ऑन 15 मई 2006। तो यस, वो 15 मई 2006 को उसको खा सकता है बटर, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट में अभी भी कितने दिन 14 डेज अभी भी बाकी थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ पे लिखेंगे यस 15 मई को वो बटर खा सकता है। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय? आप लोग कोई भी चीज़ें लेते हैं उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं? तो यस। हैव यू सीन मेडिसिन्स विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटर्न ऑन देम? इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। तो आप चेक करते हैं एक्सपायरी डेट मेडिसिन के ऊपर की? तो यस, आई सॉ मेडिसिन विच हैव एक्सपायरी डेट रिटर्न ऑन देम, उसके ऊपर लिखी हुई एक्सपायरी डेट हम चेक करते हैं। देन इट्स सेफ टू टेक दोज मेडिसिन्स बिफोर एक्सपायरी डेट। अगर एक्सपायरी डेट के पहले हमने वो मेडिसिन लिए तो वो हमारे लिए सेफ होते हैं। देन नेक्स्ट है फाइंड आउट which are the other things that come with an expiry date. On a cough syrup it was written. बाकी सब चीज़ों के साथ एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन कफ सिरप के साथ नहीं होती। कफ सिरप में किस तरह से लिखा होता है? मैग्नीफाइड डेट 07 और 3। दिस शोज इट वॉज मेड इन जुलाई 2003। इसको इस तरह से लिखा होता है कि 7/3 मतलब 7 जुलाई को 2003 को उसकी पैकिंग हुई है, बनी है। देन एक्सपायरी डेट लिखी होती है 07/2005, मतलब दिस शोज द मंथ एंड ईयर। ये मंथ होता है और ये साइड का ईयर होता है। इस तरह से लिखा होता है। तो व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक, तो अगर इस तरह से लिखा होगा तो ये सेफ है हम लेने के लिए। तो व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटर्न एज 07 and 5। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो जुलाई 2005 इस तरह से लिखा होता है, मंथ 7 और 2005 ईयर। वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर? नहीं, ये नो सेफ नहीं होता, क्योंकि जुलाई 2005 तक इसकी एक्सपायरी डेट है। तो सितंबर तो उसके बाद में आता है, तो ये सेफ नहीं है। सितंबर में ये हम नहीं ले सकते हैं। टुटुन मिस द ट्रेन। टुटुन स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडे। ही वेंट टू द ग्रैंडमास प्लेस। टुटुन के स्कूल को समर हॉलीडे
थे तो वो अपनी ग्रैंड माँ के यहाँ गई थी. ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजन्स देयर. ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिडंट वॉन्ट टू गो बैक. वो अपने ग्रैंड माँ के यहाँ गई, वहाँ पे उसके सब कजन्स आए हुए थे, बहुत एंजॉय किया, उनको घर नहीं जाना था. तो टुटुन्स पैक योर बैग, द ट्रेन लीव एट 5:30 इन द इवनिंग. तो टुटुन की मम्मा कहती है कि टुटुन फटाफट बैग पैक कर लो, 5:30 की ट्रेन है. ओ नो, वी आर गोइंग बैक सो सून, आई विश वी मिस अवर ट्रेन. तो टुटुन कहता है कि मैं विश करता हूँ कि हमारी ट्रेन मिस हो जाए, इतने जल्दी जाना है. तो टुटुन एंड हिज पेरेंट्स reached the station at 5:15, but guess what, they had actually missed the train. टुटू एंड उसके पेरेंट्स कब गए, उनकी ट्रेन थी 5:30 की ट्रेन थी, और वहाँ वो लोग कितने बजे पहुंचे रेलवे स्टेशन, 5:15 के, फिर भी उनकी ट्रेन मिस हो गई थी. तो आप पता कर सकते हैं कैसे. तो कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन. आप पता कर सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं उसकी ट्रेन क्यों मिस हो गई. तो इसका रीज़न है कि रेलवे क्या करता है, यूज़ करता है कि 24 आवर्स क्लॉक यूज़ करता है. तो टाइम एंड 24 आवर्स टाइम आवर क्लॉक वो यूज़ करते हैं. तो टिकट पे हमें कितना दिखाते हैं, 5:30. मीन्स उनकी कौन सा टाइम हो गया, तो 5:30 मीन्स ट्रेन वॉज इन मॉर्निंग. 5:30 मतलब ट्रेन मॉर्निंग की हो गई, 5:30 की, ठीक है, मॉर्निंग. और 24 आवर की क्लॉक यहाँ पे यूज़ होती है रेलवे स्टेशन पे, ठीक है. तो और ये लोग कितने बजे वहाँ पे गए, इवनिंग के 5:30 गए. तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो ट्रेन है वो मिस की. देखिए, एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग. ट्रेन कितने बजे गई, मॉर्निंग के 5:30. टुटुन्स पेरेंट्स वेयर अपसेट, दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर. फिर वो टेंशन में आकर उन्होंने स्टेशन मास्टर से जब पूछा, तो आवर टिकट सेज 5:30. तो हमारी टिकट में तो 5:30 लिखा है, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग. तो जो टिकट जो मास्टर होते हैं, स्टेशन मास्टर, वो कहते हैं कि ये 5:30 मतलब मॉर्निंग के हो गए. तो रेलवे विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग. अगर उनको इवनिंग के 5:30 लिखने हैं तो वो 17:30 लिखेंगे, 5:30 नहीं लिखेंगे. 5:30 लिखेंगे कब, जब मॉर्निंग के हो. तो ओ यस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट. तो टुटुन्स फादर सेज कि मैं ये कैसे भूल गया. बिकॉज दे यूज़ अ 24 आवर्स क्लॉक. क्योंकि वो लोग 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं, इसलिए उनका टाइमिंग कौन सा लिखा होता है, अगर इवनिंग का हुआ तो 17:30. लुक एट द चार्ट, इट टेल द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड अ 24 आवर्स क्लॉक, ट्राई टू कंप्लीट इट. अब यहाँ पे हमें देखिए टाइमिंग दिया है, हमें 24 आवर क्लॉक यूज़ करके यहाँ पे टाइमिंग लिखना है. 1 o'clock, आफ्टरनून के 1 o'clock को क्या लिखेंगे, 13 आवर्स. 12 o'clock तक राइट टाइम होता है, उसके बाद जब 1 o'clock होता है आफ्टरनून के, वहाँ से 13 से स्टार्ट होता है. फिर 2 o'clock मतलब 14, 3 o'clock मतलब 15 आवर्स, ठीक है. देन 3:13 आफ्टरनून, तो 15:30. देन 6 o'clock मतलब कितने बजते हैं वहाँ पे, 18. काउंट करिए, 15 मतलब 3, फिर 16, 17 और 18. तो यहाँ पे लिखेंगे 18 आवर्स. देन 9 o'clock मतलब वहाँ से 3 आवर्स पकड़ो, 19, 20, 21. तो यहाँ पे आएगा 21 आवर्स. और 12 o'clock को यहाँ पे लिखेंगे 24 आवर्स. और जब नाइट में जो 1 हो जाते हैं मिडनाइट के, तो वहाँ से स्टार्ट होता है फिर 1 o'clock उनका. नाउ कैन यू टेल वाई अ 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो. उसको 24 आवर क्लॉक क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, बिकॉज 24 आवर क्लॉक शोज द टाइम रोड
होल डे विच इज ऑफ 24 आवर्स। अब वो क्लॉक 24 आवर्स का पूरा टाइमिंग दिखाता है, होल डे का टाइमिंग दिखाता है, इसलिए उसको 24 आवर क्लॉक बोलते हैं। सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, अगर नाइट के 8:30 की ट्रेन हुई तो टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी, तो रेलवे टिकट पे टाइम क्या लिखा रहेगा, 8 मतलब 20 और 30 मिनट्स, इस तरह से टाइम लिखा रहेगा। किस पे, अगर नाइट के 8:30 हुए तो। इन अ 12 आवर्स क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे, अगर 12 आवर क्लॉक यूज की तो कोई भी टाइम हमारा 2 टाइम्स आता है। जैसे कि 5:30 इन मॉर्निंग इज 5:30 AM, अगर 5:30 मॉर्निंग के 5:30 हुए तो AM लगेगा, और 5:30 इन द इवनिंग तो 5:30 PM लगेगा। ठीक है। व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून के 12:30 को कैसे लिखते हैं, तो दैट इज 12:30 PM। आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल मिडनाइट, अगर आफ्टरनून के 12 o'clock के बाद हम लोग उसके साथ PM लगाते हैं, कब तक, मिडनाइट के 12 o'clock तक। ठीक है। You must have noted the time of sunrise and sunset right here using AM and PM। आप यहाँ पे सनराइज और सनसेट का टाइम लिखे, तो जैसे कि 6:46 करती हूँ, तो मॉर्निंग के हुए इसलिए यहाँ पे आएगा AM, और सनसेट मतलब सूरज डूबना 6:25, तो ये नाइट के है, इवनिंग के, इसलिए PM। आफ्टरनून के 12 o'clock के बाद PM स्टार्ट होता है, आफ्टरनून के 12 से नाइट के 12 तक PM, और नाइट के 12 हो जाते हैं तब उसको फिर से AM स्टार्ट हो जाता है। Where you have you seen a 24 hour clock being used, आपने 24 आवर क्लॉक कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हुए देखी है, तो किसी को पता है? यस, जैसे कि एयरपोर्ट में जो है वहाँ पे 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं। दूसरा अभी हमने देखा रेलवे स्टेशन टाइम टेबल, उसमें टाइम टेबल में भी हमारा टाइमिंग 24 आवर का होता है। फिर उसके बाद कहाँ पे होता है, बस स्टेशन पे भी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बस टाइम टेबल। तो यहाँ पे भी टाइम टेबल 24 आवर का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर टिक टिक टिक, इसमें जो पूरे क्लॉक के बारे में समझाया, टाइमिंग कैसे होता है समझाया। अगर 12 आवर की वॉच क्लॉक रही तो एक टाइमिंग हमारा दिन में 2 टाइम्स आता है, बट उसके साथ AM मतलब मॉर्निंग का हुआ तो AM, और इवनिंग का, आफ्टरनून का रहा तो PM। इस तरह से सब हमें पता चला है। और फिर कहाँ कहाँ पे 24 आवर क्लॉक यूज़ होती है और कहाँ पे 12 आवर क्लॉक यूज़ होती है, ये सब हम इस चैप्टर में सीखे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।